अब तो बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में जो भाजपा की जीत हुई है उसमें अडानी की अहम भूमिका है। यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने अडानी के सामने सरेंडर किया कि हमें ईडी की जांच से बचाओ, सरकार बेशक हमारी चली जाए। तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री, 2 जगह तो सीटिंग थे और कमलनाथ थे जो ईडी के जांच के दायरे में थे। क्योंकि सरकार हिंडनबर्ग पर कार्रवाई इसलिए नहीं करेगी कि अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कहा था कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, क्योंकि हिंडनबर्ग ने भी छाती ठोक के कह दिया कि आओ हम मुकाबला करेंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो इसलिए भारत सरकार भी नहीं करेगी, क्योंकि करेगी तो और कीचड़ उछलेगा। और ये फार्मूला है कि ऐसा कोई काम न करो, भले थोड़ी बेइज्जती हो रही हो तो उसको नाक दबा के सह लो। ऐसे मामले में जब पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट किसको देती? सीबीआई को देती। तो सीबीआई क्या सेबी से बेहतर काम कर लेगी? सीबीआई और ईडी को लेकर तो तमाम क्वेश्चंस इस देश में उठ रहे हैं। जो सरकार के समर्थक हैं उनके घोटाले सामने फाइलें पड़ी होती है, कोई एक्शन नहीं होता और विरोधियों पे एक्शन हो जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को दे भी दे सीबीआई को, ईडी को, जांच एजेंसियों को, तो उसका क्या हल निकलेगा? बात यह है कि इनको क्लीन चिट नहीं मिली है अडानी को, और अडानी की जांच अभी भी सेबी द्वारा चली जा रही है। ये गाल बजाना कि जो है क्लीन चिट मिल गई और इस तरफ करना कि बिल्कुल अडानी, और तमाम गोदी मीडिया में हेडिंग में देख रहा हूं, अडानी को क्लीन चिट, अडानी को क्लीन चिट। अरे भाई, सेबी की जांच तो चल ही रही है। अडानी कोई आज की डेट में पावर ब्रोकर नहीं है, वो पावर कंट्रोलर है। ठीक है, पावर जो कंट्रोलर होता है उस पे नकेल डालना इतना आसान काम नहीं होता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, सीबीआई जांच नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेबी की जांच नहीं होगी, और सेबी की जांच हो चुकी है और उसमें क्लीन चिट मिल गया है। क्लीन चिट मिलने जैसा अडानी को कुछ भी नहीं है। जो सत्यमेव जयते से लेके और गोदी मीडिया टूट पड़ी है कि जो है वो क्या कहते हैं, उनको क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया। अभी भी सेबी 22 बिंदुओं पर जांच कर रही है। पिछले साल अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अर्थव्यवस्था में और राजनीति में एक तरह का भूचाल था। इस रिपोर्ट के आने से पहले लगातार हमने अम्बेडकरनामा पर अडानी के शेयर मार्केट की बात की थी। रिपोर्ट आने के बाद मामला पब्लिक स्क्रूटनी में गया ही, साथ ही मीडिया में भी चर्चा का विषय बना, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, अडानी की सीबीआई जांच नहीं होगी और सेबी 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करे। सीबी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। क्या है मामला, इस एपिसोड में पूरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 2 खास मेहमान लगातार आप अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं, जेपी सिंह साहब है और संजीव जी। पूरी तैयारी के साथ है कि क्या हुआ मामला अब तक, थोड़ा इतिहास भी बताएंगे, क्या हुआ था पिछले साल 1.5 साल में और अभी क्या मामला है, कोर्ट का रुख किस तरफ है, इसकी भी थोड़ी समीक्षा होगी। स्वागत है सर जी, नमस्कार। तो जेपी सर, कानूनी मसला भी है, थोड़ा आप ही से शुरू करते हैं। आप वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी। नहीं, देखिए सर, बात हमारे से शुरू कीजिए या संजीव जी से शुरू कीजिए या आपने शुरू कीजिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, सीबीआई जांच नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेबी की जांच नहीं होगी, और सेबी की जांच हो चुकी है और उसमें क्लीन चिट मिल गया है। क्लीन चिट मिलने जैसा अडानी को कुछ भी नहीं है। जो सत्यमेव जयते से लेके और गोदी मीडिया टूट पड़ी है कि जो है वो क्या कहते हैं, उनको क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया। अभी भी सेबी 22 बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि 20 बिंदुओं की जांच पूरी हो गई, केवल दो बिंदु बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हम क्यों सेबी से ट्रांसफर कर दें सीबीआई को, अभी ऐसा कुछ तो मिला नहीं जिससे कहा जाए कि सेबी ने उसमें लीप पोत दिया या ये कर दिया। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो सवाल उठाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट इसके पहले की तारीख पर उसको जो है वो कह चुका था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इस तरह होगा तब तो देश में कुछ चल ही नहीं सकता।
कहीं ना कोई कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट तो होता है, जो रिजल्ट आए तब देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो आज फैसला आया है, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसमें अडानी को क्लीन चिट मिल गया है। सिर्फ यह है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। उन्होंने सेबी को कह दिया कि आप 3 महीने में फाइनली हमको रिपोर्ट दीजिए, और कहा कि वो निकल लिए वो, और कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। लेकिन ये कि अगर सीबीआई जांच का आदेश उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी की विजय हो गई है, क्योंकि अभी भी अडानी हिंडनबर्ग का जो मामला है वो सेबी की जांच का विषय है। और उनका कहना है कि सेबी पर हम शक क्यों करें, जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आती फाइनल जांच की, हम शक क्यों करें। हम खाली अखबार में कुछ लिख देने से या कुछ कह देने से या किसी विदेशी एजेंसी के कुछ कह देने से क्यों माने। तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि देखिए जो पूरा बोफोर्स उठा था वो स्वीडन रेडियो ने प्रसारित किया कि स्वीडन से के ऊपर पहले से था कि साहब जो है वो कोई आप वो नहीं देंगे, क्या कहते हैं, मतलब कोई अस्त्र शस्त्र के धंधे में कोई कमीशन नहीं देंगे, लेकिन इतना कमीशन जो है पे किया गया है। वहां से मामला उठा था, लेकिन उसका कोई कंक्रीट जो है वो सामने नहीं आया। नतीजा है कि आज तक बोफोर्स लोग कहते रहे, और बोफोर्स का बाप राफेल हो गया, बोफोर्स का बाप हिंडनबर्ग हो गया। तो मामला सब वही है, या ओसी सीआरपी जो है वो आपका जो अमेरिकी की संस्था है, उन्होंने जो कहा है। तो इनका कहना है कि उस पर जो है कोई कंक्रीट चीज तो नहीं है ना अखबार में निकलने के अलावा जिस पर विश्वास किया जाए या जो कोरबोरेट हो। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि इनको क्लीन चिट नहीं मिली है अडानी को, और अडानी की जांच अभी भी सेबी द्वारा चली जा रही है। ये गाल बजाना कि जो है क्लीन चिट मिल गई और इस तरफ करना कि बिल्कुल अडानी का, तमाम गोदी मीडिया में हेडिंग में देख रहा हूं, अडानी को क्लीन चिट, अडानी को क्लीन चिट। अरे भाई, सेबी की जांच तो चली रही है, और 20 बिंदु पर जो सेबी ने जांच की है उसकी रिपोर्ट कोई पब्लिक तो हुई नहीं कि उन्होंने क्या कहा है कि 20 बिंदु सही है या गलत है। अभी भी 2 बिंदु पर जांच सेबी कर रही है। तो जब तक सेबी की फाइनल रिपोर्ट ना आए तब तक जांच तो चली रही है ना, जांच तो प्रचलित ही है ना, तो जांच तो बंद हुई नहीं। हाँ, उन्होंने इनसे लेके उनसे उनको जांच नहीं दिया, बस इतना ही आज के जजमेंट का निहितार्थ है। ओके जी संजीव जी, सेबी की भूमिका, अडानी समूह में सेबी की भूमिका को लेकर पहले भी मैंने सुना था, सोशल मीडिया में कुछ जो है ना संदेश उठ रहा था। सेबी की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। ये बड़े इकोनॉमिक जो क्राइम्स होते हैं, वो इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं, तो जो बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं उनके साथ आप ये सोचिए कि उनके साथ वही व्यवहार होगा जो 20,000 रुपया और 40,000 रुपया के फ्रॉड करके भागने वाले लोगों के साथ होता है, और पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल भेज देती है। ये संभव नहीं है। पहली बात तो ये बड़े कॉर्पोरेट ऑफेंडर्स जो होते हैं, ये सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और सिस्टम कंट्रोल करते हैं तो सिस्टम से बाहर न सेबी है, न सिस्टम से बाहर सरकार होती है। और एक चीज और भी मान के चलिए कि अडानी कोई आज की डेट में पावर ब्रोकर नहीं है, वो पावर कंट्रोलर है। ठीक है, पावर जो कंट्रोलर होता है उस पर नकेल डालना इतना आसान काम नहीं होता है। तो जो कुछ भी सेबी की भूमिका, अब सेबी की भूमिका, आप आज अडानी की क्यों बात हो रही है, इससे पहले आप देखिए कि हर्षद मेहता के साथ हुआ, फिर उसके बाद और एक दो बड़े बड़े घोटाले शेयर मार्केट में हुए, सत्यम का हुआ, कौन सा, इतने बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के घोटाले पहले हो चुके हैं, लेकिन उसमें सेबी की भूमिका क्या रही। तो बैंकिंग सेक्टर कितने घोटाले हो रहे हैं, तो उसमें बड़े कारपोरेट घराने का क्या बिगड़ रहा है। सवाल है कि आपका सिस्टम क्लैप्स हो चुका है, और इस क्लैप्स हुए सिस्टम में अगर आप सोचिएगा कि वो सरकारी संस्थान बहुत ईमानदारी से काम कर लेगा, वो सरकारी संस्थान बहुत तगड़ा एक्शन ले लेगा, वो रेगुलेटरी कमीशन बहुत ईमानदारी से काम कर लेगा, ये संभव नहीं है। ऐसे सारे जगहों पे ये सारे कॉर्पोरेट घराने के लोग बैठे होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि इतने बड़े बड़े बैंकिंग घोटाले हो रहे हैं, आप पता कीजिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके कौन से लोग बैठे होते हैं, किन के बंदे होते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं तो कहाँ जाते हैं। जैसे एसबीआई की एक बैंकिंग सेक्टर की जो चेयरमैन थी एसबीआई की, वो बाद में कहाँ गई, किस कॉर्पोरेट घराने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गई। तो ये जो एक सिस्टम इतना रुंजा पुंजा है, टोटल रॉटेन और सड़ा गले सिस्टम से आप उम्मीद कर रहे हैं कि सेबी बहुत अच्छा ईमानदारी से कर लेगा, सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर लेगी,
और सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है? मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ही ले जाना ऐसे मामले को गलत होता है। इसमें ऐसे मामले में जब पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट किसको देती? सीबीआई को देती। तो सीबीआई क्या सेबी से बेहतर काम कर लेगी? सीबीआई और ईडी को लेकर तो तमाम क्वेश्चंस इस देश में उठ रहे हैं। जो सरकार के समर्थक हैं उनके घोटाले सामने फाइलें पड़ी होती है, कोई एक्शन नहीं होता और विरोधियों पे एक्शन हो जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को दे भी दे सीबीआई को, ईडी को, जांच एजेंसियों को, तो उसका क्या हल निकलेगा? पहली बात। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता नाम की चीज इस देश में नहीं है। हर आदमी हर एंगल पे बैठा हुआ है कि हमारा क्या लाभ होता है, हमारा व्यक्तिगत लाभ क्या होगा। अब एक बात बताइए, पेगासस के मामले में भी तो जांच एजेंसियों को कुछ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से। क्या जांच एजेंसियों ने जांच करके बताया? और आज पेगासस का मामला कहां है? भाई सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपना मैकेनिज्म नहीं है, कोई जांच एजेंसी तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर ही कर सकती है कोई भी किसी भी मामले में, पहली बात ये। दूसरा आप ये देखिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले और भी दो बड़े रिपोर्ट्स आए इस देश के अंदर, जो पैराडाइज और पनामा पेपर, और पीछे भी एक और कोई आया था अभी पीछे, साइप्रस या ग्रीस पेपर कोई आया है, ग्रीस पेपर या साइप्रस पेपर आया है, इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। बड़े बड़े घोटाले नजर आ रहे हैं। किस तरह से सेल कंपनियां बन रही है, किस तरह से 12 से 2 नंबर का पैसा जाता है और सेल कंपनियों का पैसा वापस आता है। लेकिन आप ये बताइए कि उस पर क्या रिजल्ट निकला? मतलब कि कोई रिजल्ट आया? पनामा पेपर पे कोई इस देश के अंदर जांच हुई? अगर जांच के आदेश भी हुए तो उसके क्या रिजल्ट्स आए? कोई पकड़ा गया ऑफेंडर जिसने 2 नंबर के पैसे सेल कंपनियों में मॉरिशस से लेके तमाम गुयाना, बारबोडास, कौन से उधर जो देश है कैरेबियन कंट्रियों में पैसे लगाए हैं? और एक बात बताइए कि उसमें तो मतलब कि सबके बकायदा नाम थे कि इन लोगों के पैसे वहां पे लगे हैं। उसमें कुछ मीडिया समूह के लोग थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनकी कंपनियां विदेशों में थी। तो ये सारे लोगों का जब नाम आने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं? पनामा पेपर में पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को अपना पूरा का पूरा प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ गया था, और उसके बाद वो सादिक और अमीन नहीं होने के कारण आजीवन डिस्क्वालीफाई हो गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे वो। हालांकि अब वहां अमेंडमेंट हो करके अब कहा गया है कि नहीं, आजीवन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कीजिए, क्योंकि बाद में तो आदमी फिर ईमानदार भी हो सकता है ना, बुढ़ापा में कोई कुरान पढ़ के ईमानदार हो सकता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का मैं वहां बहस देख रहा था, क्योंकि इमरान खान को भी आजीवन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तोशखाना केस में। तो कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तब यही माना जा रहा है कि भैया कोई भी अगर हाई पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, करप्ट है, तो उसको आजीवन आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। उस पर एक डिस्कशन चल रहा है वहां पे। तो वहां तो मतलब कि नौकरियां चली गई लोगों के, प्राइम मिनिस्टर तक की नौकरी चली गई। इस देश में आप किसी की नौकरी करप्शन के केस में लेके दिखा दीजिए। तो मेरा यह मानना है कि जो अदानी के खिलाफ जो बिगुल है वो बजना चाहिए। आम जन को अवेयर करने की जरूरत है कि आपके संसाधनों को कैसे एक व्यक्ति लूट रहा है, लेकिन कौन इसको लेके आएगा? पॉलिटिकल पार्टियां कहां हैं आपके सामने? आप देखिए कि पॉलिटिशियंस कहां हैं इस पूरे मसले पे। जन आंदोलन कोई हुआ शुरू? अब राहुल गांधी तो बोलते हैं अडानी के खिलाफ लगातार, लेकिन एक बात बताइए कि राहुल गांधी की पार्टी के लोग ही अडानी से मिले हुए थे। आज छत्तीसगढ़ में हार गए, अब तो बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में जो भाजपा की जीत हुई है उसमें अडानी की अहम भूमिका है। यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने अडानी के सामने सरेंडर किया कि हमें ईडी की जांच से बचाओ, सरकार बेशक हमारी चली जाए। तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री, 2 जगह तो सीटिंग थे, और कमलनाथ थे जो ईडी के जांच के दायरे में थे। तो ऐसे में जो मैं कह रहा हूं कि अडानी पावर कंट्रोलर हैं, पावर में किसको कहां बिठाना है उस स्थिति में आज गौतम अडानी है। तो अगर आप सोचेंगे कि अडानी के खिलाफ कोई जांच एजेंसी जांच करके आपको एकदम परफेक्ट रिपोर्ट दे देगी, ये संभव नहीं है, मेरा ये मानना है। जेपी सर, भारत में कहावत है, आमतौर से हिंदी पट्टी में बोला जाता है, भगवान भरोसे। तो संजीव जी जो बात कर रहे हैं, भारत में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या उससे बेहतर पाकिस्तान की एजेंसी काम कर रही है? प्रधानमंत्री तक की नौकरी चली जाती है। भाई प्रधानमंत्री की नौकरी चली जाने के अलावा जिस मॉडल पर आप काम कर रहे हैं
इजराइल मॉडल पर। हम्म। इजराइल ने अभी सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिकारों को बिल्कुल पैदल कर दिया था अपने कानूनी संशोधन से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल को उड़ा दिया और पुरानी स्थिति बहाल कर दी। अगर जो उन्होंने उड़ा दिया वो स्थिति होती तो वहां का सुप्रीम कोर्ट इजरायली सरकार का जो है वो क्या कहते हैं मतलब कार्यपालिका से भी बढ़ करके चेला हो जाता, आपसे बताते, लेकिन उसको उड़ा दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में इस तरह चल रहा है। देखिए मामला यहाँ ये नहीं है, मामला ये है कि दो बहुत बड़ी समस्याएं इस देश में आई थी। एक किसान आंदोलन, किसानों ने सड़क पर उतर करके सरकार को विवश कर दिया, भले थोड़ा समय लगा हो कि सरकार उसकी मांगों के सामने न केवल झुकी बल्कि वो तीनों कृषि कानून रद्द किए गए। और दूसरा मामला ये जो 3 आपराधिक कानून है, इसमें बिना देर किए हिट एंड रन के इस मामले में पूरे देश भर के ट्रक चालक जो है सड़क पर उतर गए और 3 दिन की हड़ताल में सरकार बैकफुट पर आ गई और जो है उसको कहना पड़ा है सेक्रेटरी के माध्यम से कि फिलहाल हमने इसको लागू नहीं किया है और हम इसको लागू नहीं करेंगे। अभी आने वाले समय की बात है, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि 26 जनवरी के पहले सरकार इन तीनों कानूनों को सूचित करेगी। उसमें देखने वाला होगा कि हिट एंड रन को क्या करती है, उसको सूचित करती है या उसको जो है रहने देती है, क्योंकि पार्लियामेंट में पारित है तो अपने हिसाब से उसका कार्यान्वयन भले ये स्थगित रखे लेकिन अपने मन से उसको डिलीट नहीं कर सकती और पुराने उसको बहाल नहीं कर सकती जब तक फिर से पार्लियामेंट से रेक्टिफाई न कराया जाए। तो इसलिए अब देखने वाली बात हो गई कि 26 तक क्या होगी। लेकिन जो राजनीतिक मामले सड़क पर निपटने चाहिए वो आप कोर्ट से कैसे निपटाएंगे? कोर्ट जो है, कोर्ट भी सरकार के साथ है, सरकार तो कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है, तो विपक्ष के लिए कोर्ट अपना कंधा क्यों देगा? कंधा तो एक ही को दे सकता है ना, या तो सरकार को दे या विपक्ष को दे। तो जो राजनीतिक मामले हैं उसका हल सड़क पर है, उसका हल जो है वहां नहीं है, क्या कहते हैं आपके कोर्ट में नहीं है। ये बात पता नहीं कब लोग समझेंगे। अब अडानी ही है, अडानी पर जितना राहुल गांधी ने उसको जो है मुद्दा बनाया है अडानी के सब मामले को, इसके बाद अब उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने अडानी पर कुछ कहा है। बाकी आप बताइए इंडिया गठबंधन का कौन सा नेता, कौन सा स्टेट है जो अडानी के खिलाफ एक शब्द भी बोल रहा है? ममता बनर्जी बोल रही हैं कि शरद पवार बोल रहे हैं कि जो है मतलब आपके क्या कहते हैं स्टालिन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है आप बताइए? कांग्रेस में जैसा संजीव भाई ने कहा कि तमाम लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी के अलावा। तो सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन में ही अभी अडानी को लेकर मामला क्लियर नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किधर जो है किसकी किसकी लॉयल्टी उनके प्रति है, किसकी लॉयल्टी नहीं है। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये फैसला मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि इसी तरह का फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट सीबी में जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये क्लीन चिट भी नहीं है, क्योंकि जांच तो चली रही है। जब तक उसका फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक क्या होगा? दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और सेबी इस बात पर भी गौर करे कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। यदि हाँ तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें। उन्होंने भी फिर सरकार के पाले में गेंद फेंक दी कि हिंडनबर्ग पर कार्रवाई करो अगर उसने गलत कुछ किया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बारीकी से सरकार पर फेंका हुआ मामला है, क्योंकि सरकार हिंडनबर्ग पर कार्रवाई इसलिए नहीं करेगी कि अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कहा था कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, क्योंकि हिंडनबर्ग ने भी छाती ठोक के कह दिया कि आओ हम मुकाबला करेंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो इसलिए भारत सरकार भी नहीं करेगी, क्योंकि करेगी तो और कीचड़ उछलेगा। और ये फार्मूला है कि ऐसा कोई काम न करो, भले थोड़ी बेइज्जती हो रही हो तो उसको नाक दबा के सह लो, नहीं तो उससे जो है जो आगे निकलेगा विस्फोटक वो और ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए उससे अच्छा है कि इससे बाहर ही रहो। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जॉर्ज फर्नांडीज का प्रतिपक्ष अखबार है, जिसने इंदिरा गांधी के लिए छापा था कि संसद भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और उस पर जो है कांग्रेसी उछल पड़े कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन जो रिंद अधिकारी वहां पार्लियामेंट में बैठते हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने जाके इंदिरा गांधी के चैम्बर में उनसे कहा कि देखिए आ रहा है, इसी के आड़ में सारा जो है वो क्या कहते हैं वो उजागर होने लगेगा पार्लियामेंट में और पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो तुरंत जो है स्पीकर को
सरकार की ओर से कहा गया कि इसमें आप विशेषाधिकरण हनन प्रस्ताव को मंजूर न कीजिए, और विपक्ष ने भी इसको इस तरह चालू किया था, उठाया था कि पीलू मोदी जो स्वतंत्र पार्टी के एमपी थे उनसे उठवाया था कि ये जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने बड़ी बेइज्जती की है, तो स्वतंत्र पार्टी ने उठाया था, क्योंकि कांग्रेसियों ने भी नहीं उठाया था। लेकिन कहने का मतलब है कि उससे और पंडोरा बॉक्स खुलता, तो उसको करने के लिए उन्होंने वो कर दिया। तो इसी तरह इस मामले में भी है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, तो क्या भारत सरकार कार्रवाई करेगी? अडानी की तो हिम्मत नहीं पड़ी, इतने दिन हो गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो क्या भारत सरकार कार्रवाई करके जो है सारा जो है घाव का मवाद जो है वो सतह पर लाएगी? तो इसलिए ये सब मामला ऐसे ही भैया की बातें हैं, लेकिन बहरहाल अडानी को क्लीन चिट नहीं मिला, और विपक्ष को भी समझ लेना चाहिए कि जो मामले सड़क पर आप जो है क्या कहते हैं निपट सकते हैं, उस मामले को अगर आप कोर्ट के माध्यम से निपटना चाहेंगे तो ये आप अपने को दिन में ही धोखा दे रहे हैं। जी संजीव जी, एक फाइनल कमेंट, क्या ये जनसंघर्ष सड़क के द्वारा अडानी का मसला सुलझाया जाएगा? क्या यह एक राजनीतिक मसला है? इसमें सरकार, कोर्ट सब बचने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, या SC/ST एक्ट पे आंदोलन हुआ, या ट्रक ड्राइवर का आंदोलन हुआ, उसी तरीके से लगता है कि जो राष्ट्र की संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित हो रही है, तो लोगों को ही क्या है राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़े। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनको ऑनेस्टी से आगे आना पड़ेगा। देखिए, आम जन जो है इस देश के अंदर 5 किलो अनाज के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसको जो 5 किलो अनाज देता है उसी में वो संतुष्ट हो रहा है। और हम लोग आपको मान के चलिए कि इस देश के जो लोग हैं वो बड़े आत्मसंतोषी भी हैं कि चलो यार जैसे हो रहा है चलने दो, जीवन चलना चाहिए। इस तरह के आत्मसंतोषी इस मुल्क के अंदर रहते हैं। तो उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए तो विपक्ष जो है, जो अपने आप को कहती है कि हम सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, तो सत्ता में आने से पहले तो लोगों को पहले जगा लो, लोगों को तो बताओ। लेकिन विपक्ष जगाए कैसे? विपक्ष भी तो पूरा गले तक भरी पड़ी है उन्हीं कारपोरेटों के पैसे से। अरे ठीक है, आज बीजेपी वाले गले तक भर गए हैं 10 सालों में, इससे पहले तो गला इनका ही भरता रहा है। और क्षेत्रीय दलों का भी लगभग यही हालत है। अभी जेपी सिंह जी ने आपके सामने ही किया है। हाँ, जरूर कुछ क्षेत्रीय दल सड़क पे आए। ममता बनर्जी ने उनका जो वोट अलॉटमेंट था अडानी साहब का, वो रद्द किया वहां पे ताजपुर में। उद्धव ठाकरे सड़क पे हैं। लेकिन कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसको एक पूरा का पूरा बेटर प्लान नेशनलाइजेशन को लेकर आना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति को लेकर आना चाहिए कि जो भी संसाधनों की लूट का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा इस देश के अंदर अगर कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन आज तक कोई कांग्रेस इस पे स्पष्ट राय नहीं दे रहा है, और दे भी कैसे? अब उसका उदाहरण है कि 3 राज्यों की जो सरकारों में जो अडानी का जो 5 साल का लेखा जोखा है, उठा के आप देख लीजिए। चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, वहां पे अडानी के इन्वेस्टमेंट को लेकर बीजेपी ही एग्रेसिव थी। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि हमें कहते हैं कि हम अडानी के बहुत नजदीके हैं, और आप देखिए खुद निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अडानी को कितना 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के वादा अडानी ने अशोक गहलोत के कार्यकाल में किया। यही हाल छत्तीसगढ़ में था। वहां एक जो कौन सा है रिजर्व हसदेव रिजर्व अरण्य, वहां पे या चाहे जितने भी कोयला खनन खुनन को लेकर जितना भी अडानी के प्रोजेक्ट आराम से चलते रहे। भूपेश बघेल की सरकार कुछ नहीं किया, तो आखिर भूपेश बघेल की गवर्नमेंट ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी वहां पे? वो क्यों अपनी जान छुड़ा के भागते रहे? कारण था कि भूपेश बघेल के आसपास के जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, और जिस ढंग से ईडी ने उनके गर्दन तक हाथ उठा के रख दी थी, क्या कहा जाता है, और उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी को जिस ढंग से ईडी ने अरेस्ट किया था कोल घोटाले से लेकर और तमाम घोटालों में, तो जिनके गर्दन में इतना भ्रष्टाचार का वो हो, क्या लड़ लेंगे अडानी से, और क्या लड़ लेंगे वो केंद्र सरकार से? ये तो राहुल गांधी को सोचना होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिकल जो इशू बना के एक आम जन के बीच इनको जाना होगा, और इनको पहले क्लियर कट विजन देना होगा। लेकिन अब विजन अब इंडिया गठबंधन में कैसे देंगे? अभी बिहार में इन्वेस्टमेंट समिट था, तो वहां भी अडानी का बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वादे रहे हैं। तो क्या जो इंडिया गठबंधन में बिहार के दोनों पार्टियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो वो अडानी के खिलाफ कैसे बोलेंगे? तो एक बड़ा इशू है कि हम हर चीज को कोर्ट में लेके जाते हैं। कोर्ट में लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। इस देश का जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो हाईली करप्ट हो चुका है। वो कारपोरेट के पैसे के बिना चल नहीं सकता। जो
जो पॉलिटिकल लीडरशिप, एमएलए और एमपी 5 करोड़ 7 करोड़ के विकास कार्यक्रम में 20% कमीशन मांगने लगे डेवलपमेंट में, आम जन के डेवलपमेंट में, वो तो अडानी के हाथों में ऐसे चुटकियों में बिकेगा। हमारा लीडरशिप आपको पता है, कोई एमपी के पास चले जाइए अपने गांव के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कि हमको 5 करोड़ एमपी लेड फंड से दे दीजिए, फट से बोलेगा हमारा कितना कमीशन इसमें है। और हो सकता है कि अगर लगेगा कि इनसे अगर कमीशन ना मिलेगा तो मना कर देगा, कहेगा हमारा तो खत्म हो चुका है कोटा, हमारा फंड खत्म हो चुका है, या उधर बहुत दिक्कत आएगी, आप समझते नहीं है, कोई बहाना मार के कटेगा अगर उसका कमीशन वहां से नहीं मिल रहा होगा तो इतना सिस्टम लूंज पूंज हो चुका है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से वो उम्मीद करना बहुत मुश्किल है इस समय। हाँ, राहुल गांधी बातें बहुत लंबी लंबी कर रहे हैं, हम तो मानेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट्स में कुछ इकोनॉमिक प्लान को डालें और अपने आप को साबित करें कि हम इंदिरा गांधी की तरह ही लीडरशिप रखते हैं, और कहें कि हम राष्ट्रीय करेंगे, हम बांटेंगे, बंटवारा करेंगे, पब्लिक सेक्टर को जिंदा कर देंगे, तो ये सारी चीजों को लाएंगे तभी अडानी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो अडानी तो बहुत पावरफुल हो चुके हैं, पावर कंट्रोलर हैं, आप उनको बोलिए, पॉलिटिकल पावर को भी वो कंट्रोल कर पावर कंट्रोलर है, और ये मसला राजनीतिक मसला है आखिरकार, राजनीतिक मसला और आम जन का मसला है। आम जन का मसला है। कोर्ट को इसमें लाने का कोई मतलब ही नहीं है। हर मामले में इस देश में एक मैं परंपरा देख रहा हूं, बहुत गलत परंपरा है। कोर्ट में ले जाने का मतलब मैटर सब जुडिस, इंतजार करते रहिए, जबकि कोर्ट के सर अपने लिमिटेशंस हैं। हम देखते हैं कोई भी मसला आता है, एक बंदा जाता है पेड़ डाल देता है कोर्ट में। अरे भैया, कोर्ट के अपने लिमिटेशंस हैं, आप हर चीज को कोर्ट से क्यों लड़ना चाहते हो? सड़क पर उतरने की आपकी क्षमता, लोगों को जागरूक करने की क्षमता, आप डेड हो चुके हो टोटली। आज देखिए इजराइल में जब कोर्ट और इजराइल में जब कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच जब टकराव हुआ, इजराइल एक उदाहरण है, चलिए हम मान के चले कि हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल को फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा, आरएसएस के लोग इजराइल को फॉलो करते हैं, बीजेपी के लोग इजराइल के बड़े मुरीद हैं इजरायली सिस्टम के, तो उनको ये सोचना चाहिए, या आम भारत की जनता को भी देखना चाहिए कि उसी इजराइल में जब नेतान्याहू ने जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करी और ऐसे बिल लेके आए जिसमें जुडिशरी डिफंक्ट हो जाए, तो जुडिशरी ने लड़ाई नहीं लड़ी पहले, जुडिशरी का फैसला तो कल आया है, उससे पहले लाखों लोग लगातार, एक दिन नहीं महीनों तक पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करते रहे। सबसे बड़ी बात थी वहां के जो आर्मी के जो कैडर था, जो एक्स आर्मी कैडर्स थे, वो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के पक्ष में खड़े हो गए थे और लाखों लोग सड़कों पे थे। इस देश के अंदर हर आदमी चाहता है कोर्ट से ही हमारा फैसला हो जाए। अरे भाई, कोर्ट के लिए इजराइल के लोग वहां खड़े थे कि कोर्ट का इंडिपेंडेंस बचाओ, वहां भी आम लोग निकले, यहां आम लोग कोर्ट के शरण में चला जाता है कि मेरी जान बचाओ। तो ये अंतर है बेसिक रूप से इजराइल और भारत के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि लोग सामने आए और लोग जागरूक हो। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, और जेपी सर अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। और ये मसला जो है गंभीर है, ये जन संघर्ष का मसला है, कोर्ट में ले जाने का मतलब है दाएं बाएं है, आए बाएं है, हर मसले कोर्ट में सॉल्व नहीं होते हैं। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नाउ।